तो हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देख रहे थे। उसमें आज हम देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों में देखते हैं, ये यूनानी लेखक थे, चीनी लेखक थे, अरबी लेखक थे और अन्य लेखक भी थे। इन सभी ने मिल करके भारतीय इतिहास के योगदान में अब अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। चलते हैं तो प्राचीन काल में क्या समय समय पर अनेक विदेशी लेखक तथा यात्री यथा यूनान से, रोम से, चीनी व मुस्लिम भारतीय संस्कृतियों ने इनको प्रभावित किया और उन्होंने भारत की यात्रा की और संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर भारत के संबंध में लेखन कार्य किया। इन महान विभूतियों द्वारा लिखित लेखों से भारतीय इतिहास के निर्माण में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। इन विदेशी वृत्तांतों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत तो हम कर ही रहे हैं। उसमें अरबी आ जाएंगे, चीनी आ जाएंगे और यूनानी आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन यूनानियों को देख लेते हैं। यूनानियों में देखेंगे तो सब यूनानी एवं रोम के यात्री व लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास के संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनमें सबसे पहले देखते हैं टीडीएस। तो टीडीएस या टेसियस भी कहते हैं इसको, ये क्या ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। टेसियस और हेरोडोटस यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में है। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, कैसे कहा जाता है? हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने, किसने? हेरोडोटस ने, इतिहास का पिता ने 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। पर एक आया था निरयाकस, आनोसिक्रेटिस और अरिस्टोबुलास। ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन हैं। इन लेखकों द्वारा जो भी विवरण तत्कालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है अपने आप में प्रमाणिक है। फिर एक ये मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या इंडिका लिखी थी? इंडिका बुक। सिकंदर के बाद के लेखकों में महत्वपूर्ण था मेगास्थनीज, जो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा था और वहाँ पर 14 वर्षों तक समय व्यतीत किया था इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तत्कालीन मौर्यवंशी समाज एवं संस्कृति का विवरण दिया गया है। इसने इंडिका ग्रंथ लिखा था, जिसमें मौर्यवंश के समय में समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, उन सब का वर्णन इन्होंने मेगास्थनीज ने दिया है। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। एक डाइमेकस था, वो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदिसार के राज दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा था। डायनुसियस मिस्र नरेश टालमी फिडाल्फस के राजदूत के रूप में काफ़ी दिनों तक सम्राट अशोक के दरबार में रहा था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन रहा था? डाइमेकस, जो किसका? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और मिस्र नरेश टालमी फिडाल्फस का राजदूत कौन था? डायनुसियस, यह सम्राट अशोक के दरबार में रहा था। अन्य पुस्तकों में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लगभग 150 ईस्वी के आसपास टॉलमी का, एक तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, ये कब लिखी गई थी? 1000 ईस्वी के आसपास। टॉलमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री का ईसा की प्रथम सदी महत्वपूर्ण है। मतलब ये सारी किताबें महत्वपूर्ण है। एक तो टॉलमी ने भूगोल लिखा था, प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरी का लिखा था, महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ, जिसकी रचना 80 से 115 के ईस्वी के बीच हुई है, उसमें क्या बताया है कि भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का विवरण मिलता है। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशु, पेड़ पौधों एवं खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। ये हो गए हमारे यूरोपियन या रोमन या यूनानी लेखक। फिर आते हैं चाइनीज लेखकों पे। चाइनीज में फाहियान को लेते हैं सबसे पहले। फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने लगभग 399 ईस्वी में अपने कुछ मित्रों हुईचिंग, ताओ चेंग और हुई के साथ भारत की यात्रा प्रारंभ की। कब? 399 में।
फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध अस्तलिपियों में बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। फाहियान ने अपने समकालीन नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम की चर्चा न कर उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति एवं कुशल प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। फिर दूसरा आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में शासनकाल में भारत आया था। 15 वर्षों तक रहा था। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णन से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। किसके समय में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। फिर आता है इत्सिंग। इत्सिंग भी एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षुक था जो 675 ईस्वी के समय सुमात्रा से होकर समुद्र मार्ग से भारत आया था। इत्सिंग ने नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला है। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत के इसने प्रकाश डाला है। इत्सिंग 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा। 691 में इत्सिंग ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण, क्या था उसके ग्रंथ का नाम? भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा। कब लिखा? 691 में। इस ग्रंथ से हमें उस काल के भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं मिलती, परंतु यह ग्रंथ बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य के इतिहास का अमूल्य स्रोत माना जाता है। फाहियान ह्वेनसांग के विपरीत इत्सिंग ने या तत्कालीन भारत की राज्य व्यवस्था का उतना वर्णन नहीं किया, लेकिन उसके बताए बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य के इतिहास के अमूल स्रोत अवश्य माने जाते हैं। ये हो गए हमारे दोनों चीनी यात्री और यूनानी यात्री। अब प्राचीन भारत में आए प्रमुख अरबी लेखक, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। छोटे छोटे लेक्चर